हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जिनकी आपकी 19 तारीख को जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है मेरे भाई। ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन आपके जो हैं गारंटीड है, 100% इनकी जो है एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप इन टॉपिक को जो है नहीं करके जाते हैं तो मेरे भाई आप जो है बहुत ज़्यादा जो है गलती कर रहे हैं। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर आप हमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए बुक वाइज समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो आपकी रिक्वेस्ट पे आपको जो है मैं डिटेल में 1 नंबर से लेके 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपको जो है डिटेल में मैं आपको जो है एक-एक टॉपिक आपको जो है चैप्टर वाइज़ बताने वाला हूँ कि वो कौन-कौन से टॉपिक हैं, वो कौन-कौन से क्वेश्चन्स हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर मेरे भाई आते ही आते हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। मेरे पास है आपका सपोर्ट मटेरियल जो कि आपको जो है स्कूल से भी प्रोवाइड होता है, हार्ड कॉपी में आपके पास होगा तो या तो आप उसको निकाल लीजिए या एक कॉपी और पेन निकाल सकते हैं आप, ठीक है? जिसमें मैं आपको जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ वो आप कहीं नोट डाउन जो है कर सकते हैं। कौन-सा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन-सा क्वेश्चन घुमा के देखो सीधा-सीधा कुछ नहीं आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? अब क्वेश्चन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा घुमा के पूछे जाते हैं, तो आपको मैं सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चन के भाई ये ऐसे भी आ सकता है, इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो अगर आप फ्री हैं, तो ही आप जो है इस वीडियो को देखिए। अगर आप फ्री नहीं हैं, तो आप जब फ्री हो मेरे भाई आराम से रात को, शाम को जब आपको टाइम मिले, तब आप जो है आराम से इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? तो बकवास बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले मुद्दा है आपका यूनिट 1, ठीक है? राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, जिसमें आपको जो है सबसे पहले वस्तुओं के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, पूंजीगत वस्तु क्या होती है, अंतिम वस्तुएँ क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएँ क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये बताया गया है। तो इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, वस्तुओं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कैसे-कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर मेरे भाई सबसे पहले आपको इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती ही है, ठीक है? इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। कुछ वस्तुएँ आपको दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन-सी अंतिम है, कौन-सी मध्यवर्ती है? ऐसा भी एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? या तो डिफरेंस या आपको कुछ वस्तुएँ दे देगा, बोलेगा इसको क्लासिफ़ाई कीजिए कि ये अंतिम है या ये मध्यवर्ती है। अदरवाइज़ अगर अंतिम और मध्यवर्ती पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इन दोनों पे भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस पूछा गया है, लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा कम है। आप सबसे पहले अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे डिटेल में पढ़ के जाएँगे, क्योंकि बच्चों को क्लासिफ़िकेशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आपको कुछ वस्तु दे देगा और बोलेगा बताइए कौन-सी अंतिम है, कौन-सी मध्यवर्ती है, तो वहाँ पे बच्चा जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? अंतिम को मध्यवर्ती और मध्यवर्ती को अंतिम लिख के आ जाता है और नंबर जो है 0 हो जाते हैं। तो कोई भी आपका डाउट है इसके अंदर, आपको समझ में नहीं आ पाता कौन-सी अंतिम है, कौन-सी मध्यवर्ती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी इस समस्या का समाधान जो है ज़रूर करूँगा। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का मूल्यह्रास बहुत बारी पूछा जाता है कि मूल्यह्रास जो है वो क्या होता है, ठीक है? उसके बाद है आय का चक्रीय प्रवाह, बहुत बारी एग्ज़ाम में आता है। आपके सिलेबस के अंदर 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर आय का चक्रीय प्रवाह किस तरीके से होता है, प्रॉपर आपको ये पता होना चाहिए। ऋण क्या होता है, भरण क्या होता है, विद डायग्राम आपको आय का चक्रीय प्रवाह जो है बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, इन दोनों को मिलकर आपका जो है मेरे भाई आय का चक्रीय प्रवाह बनता है। तो वास्तविक, मौद्रिक, शरण, भरण ये सब आय के चक्रीय प्रवाह की टर्म्स होती हैं। तो आपको ये विद डायग्राम बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में 4 मार्क्स का, बहुत बारी जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टॉक और प्रवाह आपका 3 नंबर में डिफरेंस में पूछा जाता है। आपको 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो सीधा-सीधा बोलेगा डिफरेंस बताइए, या आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे देगा, जैसे अंतिम और मध्यवर्ती में मैंने आपको बताया। कुछ एग्ज़ाम्पल दे देगा आपको, बोलेगा इसको क्लासिफ़ाई कीजिए कि ये अंतिम वस्तु है, सॉरी ये स्टॉक है या ये प्रवाह है, ठीक है? 2 तरीके से इस पे जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको जो है
उसके बाद आपको जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो बनता है मेरे भाई इन दोनों के ऊपर। जी हाँ, ये 2 ऐसे टॉपिक है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनेगा। इसको बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता, इसको बच्चा छोड़ के जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कि आपका आय विधि का जो है आपका कंपोनेंट होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो है इसका क्या मतलब होता है, इसके घटकों की जो है व्याख्या कीजिए। तो बच्चे को पता ही नहीं होता भाई ये क्या क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है ये भी आय विधि का ही है, प्रचालन अधिशेष। ये एग्जाम में घुमा के कैसे पूछा जाता है वो जरा समझ लीजिए। आपसे पूछेगा संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक बताइए। क्या बोला मैंने? संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक बताइए। अब भाई बच्चा कंफ्यूज, और भाई ये तो मैंने पूरी बुक के अंदर ही नहीं पढ़ा, क्या है ये संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय? तो आपको ये पता होना चाहिए वो परिचालन अधिशेष के ही आपका मतलब और उससे घटक पूछ रहा है। यहाँ पे आपको किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी, इन सब चीजों को आपको जो है डिफाइन करके आना पड़ेगा। ये 3-3 नंबर में रिपीटेड क्वेश्चन है, हज़ार बारी आपसे जो है ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है जी? उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। ये तो सब आपका जो है डिफरेंस वगैरह है, ये तो आपको ये समझाया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये 6 नंबर में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहरी गणना की समस्या जो है, वो क्या होती है? दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है? ठीक है, पहले 3 चीज़ें पूछता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला क्या है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है? पहले तो इसका मतलब बताइए। दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, ये बताइए और उनको एक्सप्लेन भी कीजिए। 2 मेथड होते हैं दोहरी गणना से बचने के लिए, तो वो दोनों मेथड क्या हैं और उन दोनों मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अगर पूरा आता है ये, तो भाई फिर ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उठकर आ जाता है। ठीक है? अगर आपको इस टॉपिक के अंदर दिक्कत है दोहरी गणना की समस्या, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो ना, आपको जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी जो है मैं उन्हीं टॉपिक पे आपके लिए जो है कवर करूँगा, जिन-जिन टॉपिक्स पे आपको जो है दिक्कत हो रही है। ठीक है? उसके बाद ये जो यहाँ पे आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं, एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस समीकरण के ऊपर कन्फर्म है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन इस समीकरण से आना ही आना है, ठीक है? लाइक एनपी से डीपी पे जाने पे एनएफआई ये प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ये इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर ये जितने भी समीकरण यहाँ दे रखे हैं, ये बेसिक समीकरण हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं नेशनल इनकम को सॉल्व करने के, तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन मेरे भाई पक्का ही पक्का है। ठीक है? उसके बाद जो है 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। 3 तरीके के मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। तीनों के तीनों मेथड मैंने डिटेल में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटेल में मैंने आपको जो है इस पे वीडियो बना के दे रखी है। ना मिले तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इन तीनों ही मेथड के आपको जो है बहुत टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसके चरण आपसे पूछ सकता है। चरण का मतलब होता है कैसे हम जो है इन मेथड से कैसे रास्ते निकालते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे उत्पाद विधि में पहले हम ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। तो ये इसको इसको कहते हैं चरण, ठीक है? ये देखो इन इन ये जो मेथड है तीनों 3 तरीके के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, या तो चरण, या सावधानियाँ, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चरण, सावधानियाँ या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चरण और सावधानियाँ जो है वो आपका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, और जो न्यूमेरिकल हो गया वो हो गया आपका प्रैक्टिकल, ठीक है? तो थ्योरी से अगर आता है क्वेश्चन, तो भाई या तो चरण पूछ लेगा या सावधानियाँ, और अगर नहीं आया तो फिर न्यूमेरिकल तो भाई इसके अंदर आपका फिक्स है ही है। तीनों के यहाँ पे लिखे हुए हैं। बुक के अंदर मेरे ख़्याल से शायद ही आपको देखने के लिए मिले इसके चरण। इसमें जितना अच्छे से जितना सिंपल उसमें बता रखा है, बुक में आपको इतना सिंपल नहीं मिलेगा, तो यहीं से पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है? उसके बाद जो है अगला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है एनएफआईए क्या होता है, इसके घटक बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये फिक्स है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बारी रिपीटेड सीबीएसई के अंदर ये पूछा गया है कि एनएफआईए क्या होता है, इसका घटक बताइए। और इसी का जुड़वा क्वेश्चन है,
रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटीड दे रहा हूँ। आप में से 10 में से 7 बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएँगे। मैं आपसे पूछूँ कि एनएफआईए एनएफआईए और शुद्ध निर्यात एनएफआईए और शुद्ध निर्यात, इसमें जो है मेरे भाई क्या अंतर होता है? इस पे जो है 3 अंतर मुझे बता दीजिए। मैं गारंटीड दे रहा हूँ 10 में से 7 बच्चे इसका आंसर जो है नहीं लिख पाएँगे और ये क्वेश्चन 3 नंबर में एनएफआईए और शुद्ध निर्यात में क्या अंतर होता है? ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बारी जो है आपसे पूछा गया है। अगर आपको बिना देखे चीटिंग नहीं करनी है, कोई नेट से कुछ नहीं देखना, आपके आपके दिमाग में जो अभी पॉइंट आया है कि भाई ये डिफरेंस हो सकते हैं, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा कि भाई ये डिफरेंस होता है, बिना चीटिंग, बिना किसी उसके, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक के ऊपर घटक पूछे जाते हैं, परिचालन के ऊपर जो है घटक पूछे जाते हैं और 1 नंबर का मिश्रित आय क्या होती है, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, इस पे कभी-कभार आपसे जो है क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है? यहाँ से व्यय विधि से कुछ नहीं आएगा। इसकी ये बस सावधानियाँ यहाँ पे लिखी हुई है, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये सावधानियाँ पढ़ लेना 3-3, उससे ज़्यादा नहीं, ये बस छोटी-छोटी जैसे यहाँ लिखी हुई है। बुक में बहुत बड़ी-बड़ी लिखी हुई है, बुक को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? सावधानियाँ चरण यहीं से पढ़ने हैं और न्यूमेरिकल के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स क्वेश्चन सीबीएसई का, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये सीबीएसई का फिक्स क्वेश्चन है, जीडीपी तथा कल्याण वाला जो टॉपिक आता है, ठीक है? पहले तो ये तो आपको जीडीपी बताया गया है, वास्तविक जीडीपी क्या होती है, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है, इस पे डिफरेंस आता है, ठीक है? इसके नीचे दे रखा है जीडीपी तथा कल्याण। ये इसके चांस कम है, इस पे कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये एक-एक नंबर के हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है जीडीपीएफ कल्याण, ये मेरे भाई फिक्स है, इसके बिना पेपर जो है बनता नहीं है। इसके अंदर आपको कल्याण क्या होता है, बाह्यताएं क्या होती है, जीडीपी की संरचना, जीडीपी का वितरण, गैर मौद्रिक लेन देन, ये 4 पॉइंट होते हैं। ये 4 पॉइंट होते हैं, इसमें से एक मेरे भाई फिक्स है। एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो है इसमें फिक्स है, एग्जाम के अंदर एक पॉइंट जो है वो आना ही आना है, ठीक है? तो इसको मेरे भाई जितना अच्छे से हो सके आप अपने पास इसमें कंटेंट इतना रखिए कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मैं 3 से 4 नंबर का, इस पे ये क्वेश्चन आता है तो मैं 3 से 4 नंबर इसके अंदर मैं आसानी से जो है ले सकूँ। इतना कंटेंट अपने पास जो है रखिएगा, ठीक है? जैसे कि देखो मैं एक बता रहा था, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पहचाने निम्न में से कौन-सी मध्यवर्ती वस्तु है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आय में, ये तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता रखे हैं, तो मैं आप ये ऐसे मिलान आ जाती है, जब आपको वस्तुएँ पता होगी तो ही तो आप जो है मिलान कर पाओगे, जब वस्तु ही नहीं पता होगी तो मिलान कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पे आपको जो है कुछ एमसीक्यू, कुछ असर्शन रीज़निंग, कोई आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे देखो ये मैं बता रहा था समीकरण वाले क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के जो हैं आपको समीकरण वाले क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है? ऐसे असर्शन रीज़निंग के इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर से। तो मेरे भाई आई होप आपको जो है और ये फिर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो मैंने कंप्लीट 3 घंटे की वीडियो बना रखी है, ना मिले बार-बार कह रहा हूँ, आप मेरे से इसका वीडियो का लिंक ले लीजिएगा, ठीक है? तो कंप्लीट उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात की मेरी श्योरिटी है। कोई दूसरी वीडियो, किसी दूसरे चैनल की वीडियो आपको देखने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका अगले यूनिट के रिगार्डिंग, जिसका नाम है आपका मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है? ये आपका जो है ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे कर लीजिए या आपका टीआर जैन वाली जो बुक है उससे कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए, आपका जो है सेम ही जो है इसमें सारे बस आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। टीआर जैन में ये है कि भाई आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टाइप के, तो आप टीआर जैन को जो है फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने उस 3 घंटे की वीडियो के अंदर जो है टीआर जैन के भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको, और मैंने उसके अंदर आपको जो है सपोर्ट मटेरियल के भी एक-एक क्वेश्चन आपको जो है करा के दिया है। ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपना यूनिट 2 पे। बहुत छोटी यूनिट है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिट है। सबसे पहले कहता है कि मुद्रा और बैंकिंग वाला ये जो चैप्टर है आपका, मुद्रा क्या होती है,
ठीक है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसकी कठिनाइयाँ बताइए। सबसे पहले आपको जो इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये मुद्रा, वस्तु विनिमय, ये कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको मुद्रा की पूर्ति, ठीक है? फिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, फिक्स। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? स्टॉक होता है, प्रवाह होता है, किसको इसमें शामिल किया जाता है? ये सी प्लस डी डी ये क्या होता है? प्रचालन में करेंसी, माँग जमाएँ, ये सब क्या होती है? इसमें नोट और सिक्के शामिल होते हैं, नहीं होते हैं? कौन सी करेंसी इसमें ऐड होती है, नहीं होती है? ये कई सारे क्वेश्चन इस पे एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे स्पेशली देखो लिखा हुआ है ना कि इसमें सरकारी नोट और बैंक नोट दोनों, इसमें सभी सिक्के, नोट सब शामिल होते हैं। ये हुंडी, बिल आदि इसको सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एमसीक्यू, ठीक है? तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी ये मांग जमाए, प्रचालन अधिशेष ये क्या होता है? उसके बाद आता है उसके बाद आता है आपका साख सर्जन, मुद्रा का निर्माण, कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएशन करता है। ये 6 नंबर का 6 नंबर का मेरे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जी प्राथमिक जमा इतनी है, सीआरआर आपका इतना है, तो बताइए मनी क्रिएशन जो है किस तरीके से होती है, पूरा प्रोसेस समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, 6 नंबर का, ठीक है? और इस पे इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? मुद्रा गुणक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? जैसे मुद्रा गुणक का फ़ॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एलआरआर, तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। मतलब जब मुद्रा गुणक की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एलआरआर कम होता है, जब एलआरआर कम होता है मुद्रा गुणक की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसमें उल्टा रिलेशन होता है, तो आपको बोलता है विद एग्ज़ाम्पल समझाइए, इसको प्रूफ करके दिखाइए कि ये उल्टा रिलेशन जो है, ये किस तरीके से होता है, ठीक है? इस पे इस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। कोई भी इसमें आपको दिक्कत है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे इसका प्रोसेस समझाएँगे, कैसे इसको लिखेंगे, कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो, आप मेरे को बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए जो है अवेलेबल हो जाएगी। केंद्रीय बैंक और उसके कार्य के अंदर फिक्स क्वेश्चन है एक, ठीक है? नोट जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्ज़ाम के अंदर, एक काम आपका एग्ज़ाम के अंदर आता ही आता है, ठीक है? तो उसको आप जो है अच्छे से करके जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो ये साख नियंत्रण के उपकरण हैं, ये जो उपकरण होते हैं, ये सेम उपकरण आपको एडी और एएस वाले चैप्टर के अंदर को भी देखने के लिए मिलेंगे। मात्रात्मक उपकरण आपको पता होने चाहिए, मात्रात्मक उपकरण कौन-कौन से होते हैं और गुणात्मक उपकरण कौन-कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मात्रात्मक अलग होते हैं, मात्रात्मक जिसको हम नंबर में डिफ़ाइन कर सकते हैं, गुणात्मक जिसको हम नंबर में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो मात्रात्मक कौन से होते हैं, गुणात्मक कौन से होते हैं, ये आपको जो है मेरे भाई, ये आपको जो है पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इस पे, तो ये आप यहाँ पे कवर कर लीजिए या एडीएएस वाले चैप्टर पे कवर कर लीजिए। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो जहाँ आपका मन करे वहाँ कर लीजिए कवर। तो इसको हम एडी और एएस में ही वहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से आपको और फिलहाल कुछ भी ऐसा ख़ास जो है यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना अब हम आ जाते हैं अपना थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट जो है मेरे भाई आपका आय और रोज़गार का निर्धारण। ये चैप्टर जो है ये समझ लीजिए बच्चों का मेरे भाई का सबसे कन्फ्यूज़िंग कह सकते हो, सबसे टफ़ कह सकते हो, जो बच्चों के समझ में नहीं आता है। ठीक है कि भई क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो आय और रोज़गार वाले निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे बनता है क्वेश्चन, जैसे कि 1 नंबर का एमसीक्यू इस पे बन जाता है। समग्र मांग के घटक दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन-सा समग्र मांग का घटक नहीं है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समग्र मांग क्या होती है, इसके घटक बताइए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन कई बारी बना हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो सबसे पहले आपको जो है मेरे भाई याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। कई बारी जो है ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस पे आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप ये और कुछ भी सब कुछ नहीं पढ़ना। पहला क्वेश्चन समग्र मांग और इसके घटक जो है ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये चारों वर्ड पढ़ लीजिएगा। एपीसी, एमपीसी, एपीसी, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। मेरे भाई फिक्स क्वेश्चन है। ये 4 वर्ड होते हैं। ये चारों वर्ड क्या होते हैं, इनका मीनिंग, किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, किसकी वैल्यू 1 से कम होती है, कौन 0 हो सकता है, कौन 0 नहीं हो सकता है। चारों वर्ड की मैंने सेपरेट वीडियो डिटेल में मैंने आपको जो है बना के दे रखी है।
ना मिले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन ये आपका एग्ज़ाम में फिक्स टॉपिक है, आता ही आता है, ठीक है? इस डायग्राम के ऊपर देखिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? जैसे कि समविच्छेद बिंदु क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन बनता है। ये 45 डिग्री की जो लाइन होती है, ये क्या शो करती है? ये इस पे कई बारी क्वेश्चन जो है बनता है। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस डायग्राम के ऊपर बहुत बारी जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? तो आप मुझे कमेंट में देखता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि ये जो 45 डिग्री की ये जो लाइन आ रही है, ये क्या शो करती है? ठीक है? ये क्या शो करती है और 45 डिग्री की ही क्यों बनती है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बताएँगे ज़रूर। उसके बाद हम बात करते हैं ये वही एमपीसी वगैरह आ गया, एमपीसी, एपीएस ये सब इसकी विशेषताएँ वगैरह एक कौन 1 से ज़्यादा हो सकता है, कौन 0 हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, ठीक है? बाकी इनका आपस में रिलेशन बताया गया। ये सारी वीडियो मैंने ये सारे टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में चारों वर्ड के ऊपर एक ही वीडियो के अंदर मैंने कवर कर रखे हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है? एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस इसके ऊपर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, 1 नंबर में कभी-कभार पूछ लेता है, प्रेरित निवेश, नियोजित निवेश, वास्तविक निवेश, ठीक है? प्रेरित निवेश, नियोजित निवेश, वास्तविक निवेश, ठीक है? बच्चा कन्फ्यूज़ होगा भाई ये क्या 3-3 तरीके के लिखे हुए हैं। प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो लाभ कमाने की भावना से जो है प्रेरित होकर किया जाता है। इसका सीधा संबंध आय से होता है। नियोजित निवेश सभी निवेशकर्ता की विभिन्न स्तरों पर जितना निवेश करने की योजना बनाते हैं, वास्तविक जो एक्चुअल में किया जाता है। ऐसे ही स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, स्वायत्त निवेश, नियोजित बचत, वास्तविक बचत। तो ये इस पे भाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये 4 वर्ड जो हैं इस पे कई बारी क्वेश्चन आता है। इस पे डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर होता है? ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं निवेश गुणक। अगला जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। निवेश गुणक जो है वो क्या होता है? निवेश गुणक को हम कैसे पूरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर एमपीसी मान लीजिए इतना है और निवेश जो है वो 1000 करोड़ है, तो निवेश गुणक की प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है? 6 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आपको समझाना पड़ेगा कि इसकी पूरी प्रक्रिया समझाइए टेबल से पूरी बनाकर, ठीक है? तो कैसे इसकी टेबल बनती है, कैसे इसकी प्रक्रिया चलती है, कैसे ये रन होती है, ये आप जो है समझेंगे। पूरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद आता है फिक्स क्वेश्चन जो कि आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं। ये फिक्स है, इसके बिना एग्ज़ाम में भाई क्वेश्चन नहीं बनता है। ये टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है? फिक्स है, फिक्स घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। स्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल, ठीक है? स्फीतिक अंतराल जो है उसको आप अधिमांग भी कह सकते हो। अविस्फीतिक अंतराल जो है उसको आप न्यून मांग या अभावी मांग भी कह सकते हो। ये क्या होता है? दोनों में से एक ही आनी है, दोनों नहीं आनी, ठीक है? ये क्या होता है? इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैंने बोला था आपको ये एडी और एएस वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे देखेंगे। इसको कंट्रोल करने के 2 तरीके के उपाय होते हैं। एक होता है आपका राजकोषीय उपाय, एक होता है आपका मौद्रिक उपाय। मौद्रिक में 2 तरीके के आते हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक। तो ये परिमाणात्मक और ये गुणात्मक, ठीक है? राजकोषीय उपाय वहाँ पे नहीं थे केंद्रीय बैंक में। तो ये जो चिट्ठा ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये चिट्ठा मेरे भाई 6 नंबर में भी आपका डील करता है, 4 मार्क्स का भी डील करता है, लेकिन फिक्स है ये एग्ज़ाम में आना ही आना। इसके बिना पेपर नहीं बनता है। ग्राफ का भी क्वेश्चन इस विद ग्राफ आपको इसमें विद ग्राफ इसमें आपको जो है समझाना होता है कि भाई स्फीतिक क्या होता है और अविस्फीतिक जो है वो आपका जो है क्या होता है, ठीक है? तो डायग्राम इसका बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि न्यून मांग का कैसे बनता है और अधिमांग का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनता है। फिक्स है ये फिक्स, ठीक है जी। तो इसके कुछ चैप्टर के ये एमसीक्यू यहाँ दे रखे हैं कि किस किस टाइप के एमसीक्यू आपके इस चैप्टर के जो हैं बनते हैं। तो ये आप इसमें से आप देख सकते हैं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कि आप ये देखिए जैसे इस तरीके का है। अच्छा ये क्वेश्चन है एक
जो कि इस चैप्टर का जो है कई सालों से नहीं आ रहा है, ठीक है? अलग से मैंने वीडियो बना रखी है इसकी, ये क्वेश्चन देखिए। कहता है बचत वक्र से उपभोग वक्र कैसे ड्राइव किया जाता है? इसके चरण लिखिए, रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए। या तो एस वक्र से सी वक्र बनाना है, पूरे चरण लिख रखे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है प्रॉपर। और अगला है सी से एस बनाना है, ये डायग्राम बना हुआ है और ये चरण लिखे हुए हैं। तो इसको मैंने डिटेल में सबकी सेपरेट वीडियो जो मोस्ट मैं बता रहा हूँ, एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है 100% 1000% फिक्स टॉपिक के रिगार्डिंग। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप ये सारे टॉपिक को जो है मेरे भाई कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 6 नंबर का स्कोर करता है ये आपका। तो मैं ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई सालों से या तो आता ही नहीं है, और आता है तो मेरे भाई ये फिर बच्चे इसको छोड़ के जो है चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बजट के उद्देश्य, एक उद्देश्य फिक्स है, एग्ज़ाम के अंदर आना ही आना। तो आप सबसे पहले तो इसको पढ़ के जाएँगे, एक 3 से 4 नंबर का ये स्कोर करता है, एक उद्देश्य एग्ज़ाम में आ जाए आता ही आता है। ख़ासकर कौन-कौन सा? ये वाले, ये दोनों तो आप पढ़ के ही जाएँगे। संसाधनों का पुनः आवंटन और आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, ये तो आप पढ़ के ही जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो है ये आ जाता है आपका, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं, या तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताइए, या राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए, या तो प्राप्तियों पे या व्यय पे, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 नंबर का गैर कर राजस्व के आपको कुछ उदाहरण दे देगा, बोलेगा या तो बताइए या ब इसमें से पहचानिए कौन-सा गैर कर राजस्व का उदाहरण है, ठीक है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के डिफरेंस बताइए, ठीक है? क्या होता है? या इसमें से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है, कौन-सा अप्रत्यक्ष कर है? ये जो यहाँ बना हुआ है ना ये यहाँ जो बना हुआ है, इसी से इस चैप्टर का इसी से ही ये फिक्स टॉपिक है, यही आना है। इसके अलावा और कुछ नहीं आना, बस ये प्राप्ति है, यहाँ पे व्यय और लिख लीजिए। या तो प्राप्ति पे डिफरेंस या व्यय पे डिफरेंस या गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ या प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आपका जो है मेरे भाई बेस है। ठीक है? देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, सब वही है जो उसके अंदर जो है माइंड मैप के अंदर वो जो वहाँ बना हुआ है, उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आना है, ठीक है? उसके बाद आते हैं 3 तरीके के घाटे होते हैं। पहला होता है राजस्व घाटा, फिर होता है राजकोषीय घाटा और तीसरा होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है? इन तीनों घाटों के ऊपर या तो मेरे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका जो है, या तो मेरे भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका जो है बनता है, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका इसमें जो है फँस जाता है। ये कोई भी घाटे का मीनिंग पूछ सकता है और उसके प्रभाव आपसे पूछेगा, उसके प्रभाव बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे सबके प्रभाव आप देख सकते, तो कोई सा भी आप इसको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से करके जाएँगे, सबके फ़ॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक क्या होता है, राजकोषीय क्या होता है, सबके फ़ॉर्मूले पता होने चाहिए, सबका मीनिंग पता होना चाहिए, सबके प्रभाव आपको जो है अच्छे से पता होने चाहिए। इस टाइप का देखिए, इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है एग्ज़ाम में, ये आंकड़े आपको दे रखे हैं, इसका राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जो है ज्ञात कीजिए कि किस तरीके से जो है इसको हम निकालेंगे, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। उसके बाद है मेरे भाई आपका भुगतान शेष या भुगतान संतुलन, ये क्या होता है? तो मेरे भाई भुगतान शेष, भुगतान संतुलन में चालू खाता, पूंजी खाता क्या होता है? इस पे डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। चालू खाते की मदें आपको पता होनी चाहिए, पूंजी खाते की मदें आपको पता होनी चाहिए और जो ये दृश्य मदें होती हैं, इसको व्यापार शेष कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? व्यापार शेष क्या होता है? स्वप्रेरित मदें, समायोजक मदें, इस पे डिफरेंस फिक्स क्वेश्चन है, कई बारी रिपीटेड सीबीएसई में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? विनिमय दर में से स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर और प्रबंधित तरलशीलता फिक्स है, फिक्स। एक तो आनी ही आनी है, या तो स्थिर या लचीली या प्रबंधित, ठीक है? कौन-सी क्या होती है, कौन किसको कंट्रोल करता है, सबके फ़ायदे, सबके नुकसान, सबके डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो पूरा डायग्राम वगैरह बना के आपको जो है यहाँ पे बताया गया है। ये 4 वर्ड अभी मैंने आपको जो सैंपल पेपर कराया था, ये 4 वर्ड मेरे भाई फिक्स है, फिक्स, ठीक है? ये अवमूल्यन, अधिमूल्यन, ह्रास, मूल्य वृद्धि, किसी में भी आपस में डिफरेंस पूछ सकता है।
क्या ये दोनों सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, अलग होते हैं, क्या है ये? तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है? ये आपके जो है पूरा समष्टि अर्थशास्त्र का, पूरा का पूरा समष्टि अर्थशास्त्र का किस चैप्टर से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे-कैसे आपके बन सकते हैं, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे समझाया है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।